वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में और ये हमारा 9th लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम करेक्शंस के बारे में कि रैंडम करेक्शंस कैसे होता है। तो सबसे पहले है कि रैंडम डिटर्मिनेशन, रैंडम को डिटरमाइन कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रैंडम्स आर इसेंशियली एक्सीडेंटल कोइंसिडेंसेस। मतलब रैंडम जो भी होता है बेसिकली क्या है कि दो अनरिलेटेड इवेंट्स होते हैं जिनका ओरिजिनेशन जो है वो इनहेलेशन पॉइंट नहीं होता, कहीं अलग अलग से होते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली दे आर डिटेक्टेड, तो उसको हम लोग रैंडम बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि रैंडम्स आर इसेंशियली एक्सीडेंटल कोइंसिडेंसेस है, बट देयर इज नो डायरेक्ट वे टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ट्रू कोइंसिडेंस। लेकिन ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है जिससे हम रैंडम को ट्रू कोइंसिडेंस से डिफ्रेंशिएट कर सकें या अलग अलग बता सकें कि ये जो है रैंडम है और ये इवेंट जो है वो ट्रू इवेंट है। द LOR ऑफ रैंडम arising as it does from the two unrelated inhalation interactions bears no relationship to either of the actual inhalation events that give rise to it। मतलब ये इसमें क्या है कि रैंडम जो है वो हमेशा दो अनरिलेटेड इवेंट्स जो हैं इनहेलेशन पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो कि कोई एक यहाँ पे इनहेलेशन पॉइंट है और एक यहाँ पे इनहेलेशन पॉइंट है और ये मेरा रिंग ऑफ डिटेक्टर है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है और एक डिटेक्टर जो है जस्ट इसके अपोजिट में इधर की तरफ जा रहा है। तो ये जो LOR जो बन रहा है, दोनों अनरिलेटेड इवेंट है और LOR जो बनेगा वो रफली इस तरह का जाके बनेगा। तो इस LOR पे यही बात बोल रहा है कि दे बियर्स नो, चूंकि एज इट डज फ्रॉम द टू अनरिलेटेड इनहेलेशन इंटरेक्शंस इट बियर्स नो रिलेशनशिप टू आइदर ऑफ द एक्चुअल इनहेलेशन इवेंट्स। मतलब ना ही इस लाइन से होके पास कर रहा है और नॉर इस लाइन से होके पास कर रहा है, राइट। फॉर बोथ देन इट सेज फॉर बोथ इमेज क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव पर्पस, दोनों के लिए। Therefore, we must subtract randoms। यदि मान लो कि हम एक्चुअली में यदि हम इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस केस में भी हमें रैंडम करेक्ट करना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यदि क्वांटिटेटिव पर्पस है हमारा, मतलब बेसिकली हम क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं कि एक ट्यूमर की एक्टिविटी आप क्वांटिफाई करना चाह रहे हो, तो उस केस में जैसे मान लो कि ट्यूमर जो था, ट्यूमर इस एरिया में था, तो ये एक्स्ट्रा जो है इधर से जो लाइन ऑफ LOR आएगा वो एक्चुअली ट्यूमर का नहीं है, राइट। आप समझ रहे थे, या तो ये बैकग्राउंड बढ़ाएगा और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि इसी के ऊपर रैंडम आए हो। यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल है कि एक इवेंट यहाँ पे हुआ हो तो ऐसे करके अनरिलेटेड हो जाए, तो इसी लाइन से होकर पास करेगा, लेकिन एक्चुअल में एक्टिविटी जो होगी, जो यहाँ पे क्वांटिफाई जो होगी वो गलत आएगी, वो ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें रैंडम को करेक्ट करना जरूरी है। देयर आर टू वेज टू अकम्प्लिश दिस, दो तरीके हैं जिससे रैंडम करेक्शंस होता है। एक जो है एस्टिमेशन फ्रॉम सिंगल मेथड, एक तो सिंगल मेथड से करते हैं और दूसरा जो है द डिलेड कोइंसिडेंस मेथड है। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर रैंडम करेक्शंस। एक एस्टिमेशन फ्रॉम सिंगल मेथड, मतलब सिंगल से जो है वो रैंडम हम एस्टिमेट कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो क्या करते हैं, डिलेड कोइंसिडेंस मेथड से हम लोग रैंडम एस्टिमेट करते हैं कि कितने रैंडम काउंट्स आए होंगे, और तब उसके बाद रैंडम को जो टोटल काउंट जो आता है किसी भी मतलब हर पिक्सल पे जो भी काउंट आए हुए उसमें से हम माइनस कर लेते हैं रफली, यस, पूरे इमेज में, करेक्ट। नाइदर मेथड आइडेंटिफाइज रैंडम्स डायरेक्टली, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो रैंडम को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाता है। इंस्टेड दे बोथ आइडेंटिफाई LORs एंड हाई सिंगल रेट्स। मतलब इसमें से दोनों ही मेथड में वो क्या आइडेंटिफाई करता है, LOR, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स करता है, आइडेंटिफाई करता है। दे बोथ आइडेंटिफाई LORs विथ सिंगल रेट। सिंगल रेट से जो सिंगल इवेंट रेट्स जो होते हैं उससे कितने LOR बने वो वहीं ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एंड वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट where more randoms are likely to occur। और इससे
इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा रैंडम आया होगा। द नंबर ऑफ रैंडम काउंट्स इन ईच LOR, तो हर LOR में अब अलग अलग जितने LOR हमने डिटरमिन करे हैं, इन ईच LOR में हमें देखना पड़ेगा कि कितने रैंडम आए थे। सो इट इज डन बाय सिंपल मैथमेटिक्स। एक सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, बोलते हैं कि इफ वी नो the rate at which single events are being detected in each of the two crystal defining an LOR, मतलब जो LOR बना रहा है जिसका, जैसे मान लो कि अब बोला कि हर LOR के लिए मुझे क्या करना है, आप मुझे ईच LOR के लिए जो है रैंडम निकालना है, राइट। तो मान लो कि एक इधर की तरफ डिटेक्टर है और एक डिटेक्टर इधर है, अरे, और ये हमारा लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है। तो इस लाइन ऑफ रिस्पॉन्स के लिए LOR मुझे निकालना है, कितने रैंडम आए हैं इस पे, राइट। तो क्या करते हैं कि इस पे देखते हैं कि इस डिटेक्टर पे, लेट्स से फॉर डिटेक्टर D1 है ये, राइट, और इसको एक डिटेक्टर D2 नाम दे देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे कितने सिंगल इवेंट डिटेक्ट हुए वो पता करते हैं, डिटेक्टर 1 पे कितने सिंगल इवेंट हुए वो, और डिटेक्टर 2 पे कितने सिंगल इवेंट हो रहे हैं वो हम पता करते हैं। मतलब सिंगल काउंट रेट, सिंगल रेट, किस रेट से सिंगल आ रहे हैं, अराइव हो रहा है, वो पता करते हैं पहले। ओके, ये बोल रहा है इफ वी नो द रेट एट विच single events are being detected in each of the two crystals defining an LOR, मतलब जिस LOR के लिए मुझे रैंडम निकालना है। तो यदि मुझे सिंगल इवेंट रेट यदि पता चल गया, then random coincidence rate is the likelihood that both detectors would have detected a single event at the same time, right। तो रैंडम तो वही होएगा कि लाइक्लीहुड कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डिटेक्टर पे एक सिंगल इवेंट एक ही टाइम पे, सिंगल इवेंट एक टाइम पे डिटेक्ट हुआ होगा, तभी जाके एक LOR बनेगा। तो उसी की प्रोबेबिलिटी जो आती है वो प्रोबेबिलिटी आती है R इज इक्वल टू 2 इंटू टाउ SI इंटू SJ, ये होता है रैंडम का फॉर्मूला। ओके, 2 इंटू टाउ S1 SI इंटू SJ, वेयर R इज द रैंडम काउंट रेट है उस केस में, और टाउ जो है वो कोइंसिडेंट विंडो का विड्थ है, कोइंसिडेंस टाइमिंग विड्थ। कोइंसिडेंस टाइम विंडो जो होता है ये है कोइंसिडेंस टाइम विंडो, जो हमने विंडो बनाया है वो कोइंसिडेंस टाइम विंडो विड्थ, उसका विड्थ कितना है, क्या टाइम का गैप रखा है हमने, जिस बीच में इवेंट्स डिटेक्ट होएगा तो हम मानेंगे कि ये ट्रू इवेंट था। ओके, फिर SI जो है एंड SJ आर द सिंगल रेट्स ऑफ द टू क्रिस्टल्स डिटरमाइनिंग द LOR, मतलब एक का SI है, सिंगल रेट्स कितना है यहाँ पे, और दूसरा D2 पे सिंगल रेट्स कितना है, ये राइट, करेक्ट। और 2 इंटू टाउ SI इंटू SJ, ये फॉर्मूला है। इसमें बोल रहा है द फैक्टर 2 जो है, फैक्टर ऑफ 2 इन इक्वेशन 15.1 comes from the fact that any amount of overlap between the two, let me repeat it out because you have not studied, इसलिए तुमको पता नहीं है कि कोइंसिडेंस टाइम विंडो क्या होता है। कोइंसिडेंस टाइम विंडो वो विंडो होता है एक्चुअली जब भी कहीं भी जब भी जैसे इनहेलेशन होएगा, आपका ये डिटेक्टर है, रिंग है, रिंग साइज का डिटेक्टर है, इसमें कहीं भी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे इनहेलेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो जहां भी इनहेलेशन होएगा वहां से दो फोटोन उसके अपोजिट डायरेक्शंस में निकलेंगे। अब ये अपोजिट डायरेक्शंस में कोई भी डायरेक्शंस हो सकता है कि इधर की तरफ चला जाए एक, राइट, एक फोटोन जो होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। अब ये फोटोन जो है ये पहले पहुंच जाएगा, ये फोटोन बाद में पहुंचेगा, एक टाइम पे तो पहुंचेंगे नहीं, राइट।
लेकिन ये तो है इनहेलेशन फोटोन, एक ही पॉइंट, एक ये तो ट्रू 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 इनहेलेशन हुआ। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक टाइम का विंडो बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं, वो गैप रखते हैं कि इतने से इतने देर के बीच में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 नैनो सेकंड का एक टाइम कोइंसिडेंस टाइम विंडो बना दिया। यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ उसका टाइम लिखेंगे और यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ उस टाइम को लिखेंगे, दोनों का माइनस करेंगे। यदि वो 6 नैनो सेकंड से कम होगा अराइवल, तो मानेंगे कि ये दोनों जो फोटोन जो थे वो कोइंसिडेंस में थे, उनका इनहेलेशन इसी LOR पे हुआ था। और LOR खींचेंगे, जो दो डिटेक्टर जिसपे 6 नैनो सेकंड का जो डिफरेंस था, लेस देन 6 नैनो सेकंड का जो डिफरेंस जो था, उन दोनों डिटेक्टर से होकर के एक लाइन खींचेंगे, तो ये बनेगा लाइन ऑफ LOR। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो विड्थ। ये बोला कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो, और उसका विड्थ का मतलब कितने सेकंड्स का डिफरेंस रखा है आपने, 6 नैनो सेकंड रखा, 100 नैनो सेकंड रखा, कितना का रखा। ओके, सो इट इज रैंडम इज a product of 2 into tau, which is the coincidence time window width, into SI into S and SJ। SI और SJ जो है सिंगल इवेंट का काउंट रेट है एट डिटेक्टर 1, एंड SJ इज एट द अनदर डिटेक्टर, जो उसको जिससे LOR बने हुए हैं, जिस LOR के लिए मुझे पता करना है कि इस LOR पे कितने रैंडम आए थे। भाई मान लो इस लाइन से हो करके 1000 फोटोन्स आए थे, तो आउट ऑफ 1000 फोटोन्स, जो 1000 लाइन जो इस पे बने, मतलब जो फोटोन्स डिटेक्ट हुए हैं दोनों डिटेक्टर पर, उसमें से कितने रैंडम थे वो मुझे एस्टिमेट करना है। तो वो एस्टिमेट करूंगा इस फॉर्मूला से, 2 इंटू टाउ कोइंसाइडेंस को, जो भी कोइंसाइडेंस विंडो विड्थ होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पे सिंगल इवेंट्स का रेट क्या था वो लिखूंगा, दूसरे में सिंगल इवेंट का क्या रेट था वो लिखूंगा, तो मुझे रैंडम मिल जाएगा। ओके, नाउ इट सेज द फैक्टर 2, जो 2 जो आया यहाँ पे, so the factor 2 in equation 15.1 comes from the fact that any amount of overlap between the two timing signal is considered in coincidence। मतलब बोला कि इस बीच में ये जो टाइमिंग विंडो जो था, फैक्टर ऑफ 2 बोला ना, comes from the fact that any amount of overlap between the two timing signal, ये बना, यहां से बोला ना कि यहां हो सकता है कि पहले आ जाए और यहां पे हो सकता है कि बाद में आए, राइट। तो ये बोल रहा है यहाँ पे एनी अमाउंट ऑफ ओवरलैप बिटवीन टू टाइमिंग सिग्नल्स। अब मान लो कि दो टाइमिंग सिग्नल का, इसका जो है इतने नैनो सेकंड्स का है, दूसरे वाले का जो है वो एक दूसरे का नैनो सेकंड वैसे ही आ जाएगा, टी का एक के लिए टी और दूसरे के लिए टी। मैक्सिमम एनी अमाउंट ऑफ ओवरलैप का मतलब स्मॉल अमाउंट ओवरलैप भी यदि होगा तो भी उसको कंसीडर करेंगे, इसलिए ये टोटल 2 टाउ लिया है यहाँ पे, कम का भी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का ओवरलैप बिल्कुल ऐसे ही हो जाता, ये थोड़ा इस टाइप के ओवरलैप हो सकते थे। तो ये बोला एनी अमाउंट ऑफ ओवरलैप का मतलब बिल्कुल कम, जस्ट टचिंग टू टाइमिंग सिग्नल्स। तो इसके लिए वहां पे टू फैक्टर यूज करा है। दूसरी चीज बोल रहे हैं कि इक्वेशन में, इक्वेशन इज गिवन समटाइम्स, कुछ ऐसे बुक्स हैं जिस बुक में इक्वेशन जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है R इज इक्वल टू टाउ इंटू SI इंटू SJ। अब यहाँ पे देखो टाउ लिखा हुआ, 2 नहीं लिखा, लेकिन वो बोल रहा है दिस इज इनकॉर्पोरेटिंग द फैक्टर ऑफ 2 इन द वैल्यू ऑफ टाउ। उस केस में टाउ के अंदर ही वो 2 के फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं लोग। तो कई बार इक्वेशन आपको ऐसे भी मिलेगा, टाउ इंटू SI इंटू SJ, और दूसरे वाले केस में R इज इक्वल टू 2 टाउ इंटू SI इंटू SJ मिलेगा। ठीक है, नाउ अभी इसको छोड़ दो,
वो सर उधर से ही इक्वेशन के लिए हमने कॉपी किया था कि वो रैंडम का वैल्यू क्या होता है और इसमें टी, एस आई और एस जे क्या है। The singles by estimation technique measures the single event rate at each detector and uses equation 15.1 directly to estimate the random coincidence rate। ये भी एक्सप्लेन कर चुका, करेक्ट। इसमें हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं कि ईच डिटेक्टर पे सिंगल इवेंट का रेट क्या है, सिंगल्स कितने आए हैं, कितने पर सेकेंड, इतने पर सेकेंड सिंगल इवेंट रेट है एक डिटेक्टर पे। तो दोनों पे पता चल गया और इस इक्वेशन को फिर यूज करते हैं और रैंडम एस्टिमेट कर लेते हैं कि रैंडम कोइंसिडेंस रेट इतना हुआ होगा। द मेन एडवांटेज इसका क्या है इस टेक्निक का, द मेन एडवांटेज जो है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द रैंडम्स एस्टिमेट इज रिलेटिवली नॉइजलेस। देख तो क्या है, ये प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली नॉइजलेस है। नॉइजलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो भी यहाँ पे इवेंट रेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कम काउंट जब आता है ना, यदि मान लो कि आएगा, तब बोलते हैं कि नॉइज ज्यादा है। तो मल्टीप्लाई करके दो इवेंट रेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उस समय पे काउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि रिलेटिवली इट इज नॉइजलेस होता है बिकॉज ऑफ द हाई सिंगल रेट्स इन द पेट स्टडीज। ठीक है, पेट स्टडी में सिंगल इवेंट का रेट हाई होता है और उस केस में हम देखो दोनों डिटेक्टर पे सिंगल इवेंट रेट जो ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और बिगर नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए ये रेट रैंडम का जो वैल्यू जो आएगा वो रिलेटिवली नॉइजलेस वैल्यू आएगा। ओके, but it needs accurate knowledge of the timing offset between the each pair of detector as well as an additional layer of electronics। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमें इस केस में क्या चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज किस चीज का चाहिए, टाइमिंग ऑफसेट बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिटेक्टर। मतलब यदि ये डिटेक्टर जो है अब जैसे मान लो कि हमने बोला कि यहाँ पे रिंग डिटेक्टर है और हर छोटे छोटे क्रिस्टल एलिमेंट्स जो हैं वो इसके 90 डिग्री पे जितने फैंस बना रहे हैं बेसिकली वो सारे डिटेक्टर के साथ वो जो है कनेक्टेड है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक डिटेक्टर सारे डिटेक्टर से कनेक्टेड हो, ईच इंडिविजुअल डिटेक्टर्स कैन बी कनेक्टेड टू द ईच अदर डिटेक्टर्स ताकि एलओआर बन पाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलओआर बन पाए। तो यहां पे बोल रहा है लेकिन इसके और इसके बीच में यदि ऑफसेट है, टाइमिंग ऑफसेट है, मतलब घड़ी जो होती है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारी घड़ी और मेरी घड़ी एक्जैक्टली सेम टाइम बता रही है तो उसमें टाइम ऑफसेट 0 हो जाएगा। लेकिन आपकी घड़ी और मेरी घड़ी में मान लो कि 1 मिनट का डिफरेंस है, 1 मिनट का बहुत हो गया पेट के लिए, मतलब सेकंड, नैनो सेकंड्स में भी डिफरेंस या पिको सेकंड्स में भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो होगा वो उसको टाइमिंग ऑफसेट बोला जाता है, राइट। तो ये टाइमिंग ऑफसेट जो है कितना है वो उसका एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के मैं टाउ निकाल पाऊंगा, कोइंसिडेंस विंडो का जो भी होगा वो, क्योंकि उसमें बोला ना कि 2 का फैक्टर तो वहीं से लिया था उसने, आप समझे। तो यहाँ पे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसके लिए जब भी ये मेथड आप यूज करोगे T1 इंटू ये वाला, इस मेथड से जब भी आप एस्टिमेट करोगे उस समय पे क्या चाहिए आपको, यू नीड टू हैव द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ टाइमिंग ऑफसेट बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिटेक्टर एज वेल एज एडिशनल लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो एडिशनल लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके अलावा जो भी इसके मेजरमेंट में जो काम आ रहा है कि कब जाकर के इवेंट हुआ, मतलब यहाँ पे डिटेक्ट हुआ इस टाइम पे, ये डिटेक्ट हुआ इस टाइम पे, इसके मेजरमेंट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है उसके बीच में यदि टाइमिंग ऑफसेट है वो उसका हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कितना टाइमिंग ऑफसेट है। दिस बोल रहा है कि these requirements allow a greater opportunity for systematic error। अब क्या होगा, यदि ये टाइमिंग ऑफसेट होगा और इसके चलते जो एरर होगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा, हर में वो रोज उतना एरर आएगा ही आएगा। एक होता है सिस्टमेटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर में पता नहीं चलता कि कब चीजें होंगी, लेकिन सिस्टमेटिक में पता है कि टाइमिंग ऑफसेट पता है
तो इतना ही का एरर हर में आएगा। समझ गए कि रैंडम भी जो कैलकुलेट करोगे उसमें इतना का एरर आएगा, वो आप सिस्टमेटिक होगा, हर के साथ होगा, हर पेशेंट के साथ होगा। ये तो फिर मैन्युफैक्चरर होगा सर, मैन्युफैक्चरर एरर होगा ना ये। मैन्युफैक्चरर एरर नहीं होता, सिस्टमेटिक दो टाइप के एरर होते हैं। वो सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टाइमिंग ऑफसेट हो गया ना, उसको एग्जैक्ट टाइम क्लॉक जो होना चाहिए बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना चाहिए, लेकिन वो सिंक्रोनाइज नहीं है। तो अब मेजरमेंट करोगे एक पेशेंट में और दूसरे पेशेंट में करोगे तो उतना ही, जितना पहले वाला में एरर था उतना में भी इसमें भी एरर होगा। आप समझ गए। हर बार रैंडम में जब भी जैसे मान लो कि इस डिटेक्टर, दो डिटेक्टर के बीच का जो था ऑफसेट, टाइमिंग ऑफसेट हम जितना है, वो वही अमाउंट ऑफ एरर होगा उनके बीच का, वो हर बार उतना ही होगा, हर बार उतना ही होगा। सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये होता है, रिप्रोड्यूसिबल एरर होता है। ओके नाउ, तो एक्चुअली में आप एग्जांपल देखो इसका, तो हमें क्या करना है, ये पर्टिकुलर इक्वेशंस यूज करने हैं, राइट। जो यहाँ पे C1 इंटू C2 दिया। अब देखो यहाँ पे टाइमिंग विंडो जो है मान लो 6 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड का कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो है, और एक डिटेक्टर पे जो इवेंट आया है 4.1 इंटू 10⁴ है, और दूसरे डिटेक्टर पे भी इवेंट जो आया 4 इंटू 10⁴ है। तो रैंडम जो होगा क्या होगा, 2 इंटू 6 इंटू 10⁹ इंटू 4.1 इंटू 10⁴ इंटू 4 इंटू 4.1 इंटू 10⁴। सो ये टोटल बन के आएगा 201.7 इंटू 10⁻⁻1। तो क्या कितने बने, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 रैंडम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इस LOR के लिए, जिस LOR के लिए हमने निकाला है, उस दो डिटेक्टर के लिए उस LOR पे कितने काउंट थे, 20 रैंडम्स थे। तो ये 20 रैंडम्स जो है मैं माइनस कर लूंगा ट्रू में से, बाकी जो बना वो ट्रू था। उसमें बाकी स्कैटर भी हो सकते हैं, डेड टाइम का भी हो सकता है, पल्स पाइलअप भी हो सकता है, वो उसके करेक्शंस अलग है। लेकिन रैंडम का हमने एस्टिमेट कर लिया कि जो भी मुझे टोटल काउंट मिला हुआ उसमें से 20 जो है वो रैंडम है। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड रैंडम काउंट्स क्या है, रैंडम इवेंट्स इंक्रीजेस विथ ए स्क्वायर ऑफ द डोज एडमिनिस्टर्ड। रैंडम कैसे इंक्रीज करता है, वो स्क्वायर ऑफ द डोज एडमिनिस्टर्ड, जितना ज्यादा डोज एडमिनिस्टर्ड करोगे उसके स्क्वायर पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा रैंडम। ट्रू इवेंट्स इंक्रीज लीनियरली विद द एडमिनिस्ट्रेड डोज, लेकिन ट्रू इवेंट जो है वो लीनियर इंक्रीज करता है। समझ गए। ओके, ये डिफरेंस है ट्रू इवेंट्स में और रैंडम इवेंट्स में। हाँ, ये स्क्वायर पे, तो इसका ग्राफ जो है रैंडम वाला पे जो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं दिखा भी चुका हूँ, और ये ऑलरेडी मैं रैंडम, ट्रू, नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। नॉइज इक्विवेलेंट काउंट रेट पढ़ा, नहीं पढ़ा, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके हम भेज चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं पढ़ने के लिए। नहीं, वैसे होगा, सॉरी मुझे नहीं पता, मैं गलत शायद एस्टिमेट कर रहा हूं। ओके, सो ये जो है इसका लीनियर इंक्रीज होता है। सो रैंडम कोइंसिडेंस में क्या है, टू मेथड्स टू रिड्यूस रैंडम या रैंडम कोइंसिडेंस डिटेक्शंस को रिड्यूस करने के दो तरीके हैं। एक, पहला, द सिंपलेस्ट अप्रोच इज टू रिड्यूस योर टाइमिंग विंडो। क्यों, क्योंकि उस फॉर्मूला में देखोगे तो 2 टाउ मल्टीप्लीकेशन में है, S1 इंटू SI इंटू SJ। तो उस केस में या तो मैं टाइमिंग विंडो के कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो जो है उसको कम कर दूं, तो ऑटोमेटिकली रैंडम जो होगा वो कम हो जाएगा, राइट। या दूसरा तरीका क्या है, और यूजिंग LYSO क्रिस्टल। LYSO क्रिस्टल में क्या करते हैं, ये जो LYSO यूज करते हैं या LSO करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा जो दोनों डिटेक्टर जो है वो LYSO या LSO है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम, दो विंडो सेट कर देते हैं, 2 टाइमिंग विंडो सेट किया जाता है। एक टाइमिंग विंडो जो होता है वो 6 नैनोसेकंड का होता है, और दूसरा टाइमिंग विंडो जो होता है वो 54 नैनोसेकंड का होता है। मतलब इस मेथड को बोलते हैं डिलेड टाइमिंग कोइंसिडेंस मेथड। यहाँ पे डिले कर देते हैं, एक को
6 नैनो सेकंड का जो ओरिजिनल जो डिफरेंस जो था, जो टाइमिंग विंडो था वही रखते हैं और उसी को वहां पे एक दूसरा विंडो लगा देते हैं, उससे ही होकर के फिर पास करते हैं और वो विंडो का जो टाइमिंग विंडो जो वैल्यू जो होता है वो होता है 54 नैनो सेकंड, मतलब उसको ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू फिक्स्ड वन। तो एक को 6 नैनो सेकंड का कर दिया, दूसरे को 54 नैनो सेकंड्स का कर दिया, डिलेड कर दिया। द 6 नैनो सेकंड विंडो हैज बोथ रैंडम एंड ट्रू प्रॉम्प्ट्स। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 6 नैनो सेकंड्स वाला जो होगा वहां पे दोनों ही इवेंट्स आएंगे, रैंडम भी आएगा और प्रॉम्प्ट भी आएगा। ओके, दोनों ही, वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ना कि ट्रू जो है या रैंडम और प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है। देयर इज नो वे, मशीन नहीं डिफरेंशिएट कर सकता। सेम टाइम पे मिल गया, आ गया तो उसी से एलओआर खींचेगा, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 6 नैनो सेकंड वाला में जो है दोनों ही आएंगे, बोथ रैंडम एंड ट्रू प्रॉम्प्ट आएंगे। Because of the length of the time in 54 nanoseconds window, only random counts are counted. वहां पे ट्रू नहीं आएंगे, जो डिलेड विंडो जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रैंडम काउंट्स ही काउंट होंगे और उन्हीं का जाकर के रैंडम बनेगा, राइट। डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ काउंट्स पर नैनोसेकेंड फॉर ईच विंडो। अब क्या करना होता है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हर विंडो में, जैसे मान लो कि यहाँ पर 6 नैनो सेकंड वाला जो विंडो जो था उसमें पर नैनो सेकंड्स में कितने काउंट आए, और फिर 54 सेकंड का जो टाइमिंग विंडो जो है उस विंडो में कितने काउंट आए, वो दोनों काउंट करना पड़ता है। सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ काउंट्स पर नैनो सेकंड, अमाउंट्स ऑफ काउंट्स पर नैनो सेकंड फॉर ईच विंडो, हर विंडो के लिए आपको देखना है। Now, by subtracting the random prompts from the true and random prompts, मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट किसको करना है, रैंडम को करना है, क्योंकि रैंडम किस में आएगा, वो 54 नैनो सेकंड्स वाले में आएगा, डिलेड वाला में आएगा, और 6 नैनो सेकंड वाला में दोनों आएगा, ट्रू भी आएगा और रैंडम भी आएगा। तो बोला ट्रू और रैंडम में से आप सिर्फ रैंडम माइनस कर लो, ठीक है। दैट रिजल्ट्स इन द डिटेक्शन ऑफ ट्रू काउंट्स और ट्रू प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि कैसे ट्रू इवेंट्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो 6 नैनो सेकंड टाइमिंग विंडो में हमने दोनों चीज मिलना है, ट्रू और रैंडम इवेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो काउंट्स उसको कितना मिला, 6K नैनो सेकंड, और ये कितने देर में काउंट हुआ है, 6 नैनो सेकंड का मैंने टाइमिंग विंडो रखा है, इतने देर का रखा है। तो उसमें कितने टोटल काउंट हुए, उसको डिवाइड कर लिया तो 10K आ गया। तो टोटल ट्रू प्लस रैंडम जो है वो 10K है। उसी तरह से 54 सेकंड्स का जो टाइमिंग विंडो है वो वहां पे हमने देखा कि 59.4K काउंट्स आए थे और उसको फिर 54 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो दिस बिकम्स 1.1K काउंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रू प्लस रैंडम में से हमने क्या कर लिया, रैंडम को माइनस कर लिया, ठीक है। सो दैट विल बिकम द ट्रू काउंट्स। अब यहाँ पे 10K ये वैल्यू आया था और माइनस 1.1K, सो दैट विल बिकम 8.9K काउंट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे जो है वो रैंडम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये रैंडम का था, दो मेथड थे, ठीक है। क्या क्या मेथड था, एक कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो को कम कर दो तो रैंडम कम हो जाएंगे। दूसरा जो है ट्रू पता करना है कि कितने हैं या कितने रैंडम है, तो दोनों से पता चल जाएगा। आप डिलेड टाइमिंग विंडो लगाते हो, एक कम का और एक लंबा वाला, राइट। जो शॉर्ट टाइमिंग विंडो कोइंसिडेंस विंडो जो होता है वहां पे दोनों ही डिटेक्ट होते हैं, ट्रू भी होता है और रैंडम भी होता है। लेकिन डिलेड वाला जो है वो वहां पे सिर्फ रैंडम पता चलता है। तो ट्रू प्लस रैंडम में से रैंडम माइनस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है ट्रू। तो ये भी एक एस्टिमेशन का तरीका है रैंडम का, ओके। उसके बाद स्कैटर काउंट रिकॉर्डेड एज ए कोइंसिडेंस की बात। जस्ट लाइक रैंडम events, a scatter reduces contrast
एंड डिग्रेडिंग द इमेज क्वालिटी। स्कैटर भी वैसे ही जो करता है, इमेज का कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस करता है, जैसे रैंडम इवेंट जो है वो इमेज का कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस करता है, एंड देन इट डिग्रेड्स द इमेज क्वालिटी। द फॉलोइंग सिचुएशन विल इंक्रीज स्कैटर ड्यूरिंग द पेट एक्विजिशन टाइम। कब स्कैटर इंक्रीज होएगा? जब इंक्रीज पेशेंट डेंसिटी, पेशेंट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तब जाकर के स्कैटर आएगा। तो उस केस में फैटी पेशेंट जो होंगे वो वहां पे स्कैटर ज्यादा आएगा। दूसरा इवेंट, इनहेलेशन इवेंट्स दैट अकर डीप विद इन द बॉडी, जो बिल्कुल पेशेंट के सेंटर पॉइंट में जो होगा, डीप जो होगा, और यदि वहां पे इनहेलेशन इवेंट होगा तो वहां से स्कैटर ज्यादा आएगा। इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द परसेंटेज विंडो, जो टाइमिंग विंडो जो है, राइट, जो कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो जो है, यदि उसके विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तभी भी आपका स्कैटर इवेंट इंक्रीज करेगा, स्कैटर कोइंसिडेंस इंक्रीज करेंगे। और फोर्थ केस, इंक्रीजिंग द एडमिनिस्टर्ड डोज, स्कैटर इंक्रीजेज लीनियर फैशन, मतलब जितना ज्यादा पेशेंट को आप डोज इंजेक्ट करोगे तो भी स्कैटर जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन स्कैटर लीनियरली बढ़ेगा, रैंडम स्क्वायरली बढ़ता है। सो हाउ कैन यू रिड्यूस द स्कैटर? तो स्कैटर रिड्यूस करने के ये 3 तरीके हैं। पहला, एडजस्ट द पीएचए, रिड्यूस द परसेंटेज एनर्जी विड्थ, मतलब पीएचए पल्स हाइट एनालाइजर जो लगाए हो, कि आपने बोला कि 511 केवी का है, लेकिन 350 से लेकर के 650 के आसपास तक का जो है, जो आप वो देखते हो कि इसके बीच में यदि एनर्जी है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो जो भी आपने पीएचए का जो विंडो सेट किया हुआ है, उस एनर्जी, उस विंडो को यदि आप रिड्यूस कर दोगे, छोटा कर दोगे, तो उस केस में स्कैटर जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। ओके। दूसरा, इमेजिंग इन 2D इंस्टेड ऑफ 3D, यदि मान लो कि इमेजिंग को हम 2D मोड में करें इंस्टेड ऑफ 3D मोड में एक्विजिशन करने के बजाय, तभी भी स्कैटर कम हो सकता है। थर्ड, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट एक्वायरिंग काउंट्स आउटसाइड द FOV and subtracting them from the counts acquired inside the FOV will give you the true counts। मतलब ऐसा भी लोगों ने बोला है कि आप जो FOV में जो काउंट्स जो आ रहे हैं, राइट, FOV के अंदर का काउंट्स एक्वायर करो और FOV के बाहर का भी काउंट एक्वायर करो। तो यदि आप बाहर का FOV का जो भी काउंट है उसको अंदर का FOV का जो काउंट में से माइनस करोगे तो उस केस में आपको ट्रू काउंट्स मिल जाएंगे। The problem with this approach is the assumptions that a scatter is uniform throughout the FOV। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एस्यूम करके चलते हैं कि स्कैटर जो होता है इनसाइड द FOV यूनिफॉर्म होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेशेंट की बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे बोन है, ब्लड है, लंग्स में है, कहीं एयर है, तो हर जगह पे यूनिफॉर्म स्कैटर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका प्रॉब्लम है। बट स्कैटर रिड्यूस करने के यही 3 तरीके हैं। ठीक है। डेड टाइम आता है। In order for scintillation event to be recorded, it must be absorbed by the crystal, scintillate, produce light, be detected by the photocathode, और लाइट जो है फोटोकैथोड से डिटेक्ट होना चाहिए, amplified by the PM tube and have its location identified, और फिर उसके बाद कि कहां से वो इनहेलेशन आया था उसको आइडेंटिफाई करना। तो इस पूरे प्रोसेस में, राइट, जो है इंटरप्शन ऑफ दैट प्रोसेस इज द इफेक्ट ऑफ डेड टाइम। समझिए, मतलब इतने देर में जो टाइम लगता है उस बीच में और कोई इवेंट डिटेक्ट नहीं हो पाता, तो इसी इफेक्ट को जो बोलते हैं, इसको डेड टाइम बोला जाता है, इफेक्ट ऑफ डेड टाइम। वही बोल रहा है, इंटरप्शन ऑफ दैट प्रोसेस इज द इफेक्ट ऑफ डेड टाइम। दिस इशू हैपेंस विथ एनी scintillation डिवाइस, मतलब कोई भी scintillation डिवाइस आप यूज करोगे उसमें डेड टाइम का इफेक्ट होगा, राइट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखिएगा। डेड टाइम लॉस अकर्स व्हेन ए सेकंड कोइंसिडेंस इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम। यदि सेम टाइम पे एक सेकंड कोइंसिडेंस
इवेंट भी अकर हो जाए, कॉजिंग इट नॉट टू बी डिटेक्टेड, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड शॉर्टर क्रिस्टल डीके टाइम हैव बीन डेवलप्ड। अब इसको डेड टाइम के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो जल्दी जल्दी प्रोसेस कर सके इवेंट्स को हर स्टेप्स में, जो इसके पास स्टेप्स थे, एब्जॉर्ब होएगा क्रिस्टल में, फिर वो सिंटिलेट होएगा, लाइट प्रोड्यूस होएगा, लाइट जो है फोटो कैथोड पे जाएगा, फिर एम्पलीफाई होएगा बाय जो भी पीएम ट्यूब से, फिर उसके बाद जाके इवेंट लोकलाइजेशन होगा। तो इस प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज हो रहे हैं दैट वी कैन यूज विथ फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करेंगे तो डेड टाइम का इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। या शॉर्टर क्रिस्टल डीके टाइम, मतलब क्रिस्टल पे जब लाइट इमिट होता है तो वो फास्ट डिके हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी डिके होना चाहिए ताकि नेक्स्ट इवेंट के लिए वो रेडी हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि यदि लॉन्ग टाइम तक वो लाइट जो है उसी में रहता है तो दूसरा इवेंट आएगा तो उसमें उसका लाइट जुड़ जाएगा, वो अलग की तरफ नहीं दिखेगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, शॉर्टर क्रिस्टल डीके टाइम्स। उसके बाद का इवेंट जो है पल्स पाइलअप है। पल्स पाइलअप कैन अकर व्हेन ए पेट सिस्टम डिटेक्ट्स 2 photons in a coincidence fashion. However, it has been seen as a 1.002 MeV coincidence summing, causing the PHA to reject the pulse. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इवेंट एक ही साथ हो रहे हैं, इनिलेशन हो रहे हैं, लेकिन दोनों ही 511 keV के एक ही डिटेक्टर पे पहुंच रहे हैं, तो वो दोनों की एनर्जी जो है चूंकि एक साथ पहुंच रहे हैं तो जुड़ गई 511 प्लस 511, तो उस समय पे उसकी एनर्जी कितनी हो गई 1.001। अब वो पीएचए का विंडो जो है वो 650 से नीचे को एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे ही वो इवेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर नहीं करता है, रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्लियर करना, अच्छा इजेक्ट हो जाएगा, अच्छा रिजेक्ट बोला, ओके ठीक है, चलो एनीवे। इन अदर सिनेरियो जो है दूसरे केस में क्या होगा, 2 scatter photons can be detected by coincidence and have the sum total that falls within the PHA window, hence generating incorrect LOR. दूसरा अनदर सिनेरियो में क्या हो सकता है कि पल्स पाइलअप के 2 स्कैटर फोटोन जो हैं वो कैन बी डिटेक्टेड बाय द कोइंसिडेंस में डिटेक्ट हो गए 2 स्कैटर फोटोन एंड हैव सम टोटल दैट फॉल्स विद इन द पीएचए विंडो, मतलब वो 650 350 से 650 के बीच में आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट हो जाएंगे और उससे क्या बनेगा, हमें इनकरेक्ट एलओआर बनेगा, राइट। उसके बाद थर्ड, पल्स पाइलअप अकर्स व्हेन एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्टिविटीज आर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। पल्स पाइलअप और कब होता है, जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो है हम इंजेक्ट करते हैं, एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्टिविटी वी इंजेक्ट टू द पेशेंट। तो ऐसा यदि तुम लोग समझते हो कि ज्यादा एक्टिविटी ठोक दो पेशेंट को बहुत जल्दी इमेज बन जाएगा, पेट में ऐसा नहीं होता। इसलिए एनईसीआर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पल्स पाइलअप अकर्स व्हेन एक्सेसिव लेवल ऑफ एक्टिविटी आर एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। तो उस केस में क्या होगा कि ज्यादा एक्टिविटी होगा तो लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स, मतलब 2 इनहेलेशन फोटोन एक ही साथ एक डिटेक्टर पे डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यस। तो इसलिए वहां पे पल्स पाइलअप होने की संभावना है, क्योंकि 2 फोटोन के साइमल्टेनियसली इनहेलेट होने की पॉसिबिलिटीज है एंड रीचिंग टू द डिटेक्टर्स। द एंड रिजल्ट इज इमेज डिस्टॉर्शन। तो उस केस में क्या होता है, पल्स पाइलअप होएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो इनकरेक्ट एलओआर बन सकता है बिकॉज ऑफ स्कैटर फैशन, जब कोइंसिडेंस करेंगे तो एक्चुअली में इमेज जो होगा वो डिस्टॉर्ट होएगा। पल्स पाइलअप लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बफर विद इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें क्या करते हैं, बफर यूज करते हैं विद इन द इलेक्ट्रॉनिक। पल्स पाइलअप रिजेक्शन सर्किट यूज करते हैं, राइट। फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं एंड क्रिस्टल विथ शॉर्टर टाइम डिके टाइम्स। तो पल्स पाइलअप को रिड्यूस करने का क्या तरीका है, एक तो फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना है, क्रिस्टल यूज करना है जिसका शॉर्ट डिके टाइम्स हो, और
बफर, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा यूज करके पल्स फाइल के लॉस को कम किया जाता है। थैंक यू। सो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।